90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं बहुत ही खास मेहमान, उत्तराखंड महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कंडवाल जी। आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में। नमस्कार। रेडियो ऋषिकेश में का धन्यवाद कि आज मुझे आपने अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, अमूल्य समय तो आपका है और आप इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमें समय दिया और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। उत्तराखंड की मातृशक्ति के लिए आपका संदेश। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि उत्तराखंड की मातृशक्ति के लिए वास्तव में, क्योंकि आधी आबादी अगर कहूँ तो पहाड़ों में महिलाएं ही हैं। आज रीढ़ हैं उत्तराखंड की महिलाएं। आज अब बात करें राज्य की तो उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत अहम रही है और प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ कर उनकी भागीदारी रहती है। लेकिन मैं विशेषकर सभी महिलाओं से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आज हम लोग, राज्य तो हमें मिला है, लेकिन राज्य के साथ साथ आज हम अगर अपने बच्चों को शहर में पढ़ाई के लिए या मुझे लगता है कि किसी भी रोजगार के लिए, किसी भी तरह से, किसी भी टेक्निकल या कोई एजुकेशन लेने के लिए अगर हम शहर में भेजते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे बच्चों की किस तरह से फ्रेंड सर्किल है, किस तरह से उनकी दोस्ती हो रही है, किस तरह से वो का पूरा दिनचर्या क्या है, ये जानना आज के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आज मैं देख रही हूँ कि बच्चे हमारे रास्ते से भटक रहे हैं। इसमें हमें दोनों को ही, चाहे हमारा बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को ही सलाह देनी है, दोनों को ही संस्कारों की आवश्यकता है। क्योंकि क्या होता है कि माता पिता सोचते हैं कि अरे वो तो शहर में चला गया, शहर में जाके वो तो शिक्षा ग्रहण करेगा, ये करेगा, लेकिन आप जानते हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं शहर की चकाचौंध में वो अपने आप को कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे निकल आते हैं। और गलत रास्ते पे निकलने के बाद जब वो महिला आयोग में आते हैं तो फिर हमारे लिए भी बड़ा चैलेंज हो जाता है कि उन्हें जो उनके साथ गलत हो चुका होता है उसे हम फिर वापस कैसे उन्हें समाज में स्थापित करें। ये बहुत ही दुखद विषय है। इसके लिए मैं विशेषकर माता पिता से आग्रह करती हूँ, परिवार को आग्रह करती हूँ कि हमें एक संस्कार और संस्कृति के साथ साथ हमें अपने बच्चों की मॉनिटरिंग करनी। मैं बार बार ये बातें सब जगह कहती हूँ कि बच्चों की मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। माननीय अध्यक्ष जी ने संदेश दिया है कि बच्चों को संस्कार दीजिएगा और उनकी मॉनिटरिंग जरूर कीजिएगा। जब बच्चे अपने गांव से या शहर से किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो आपको उनकी मॉनिटरिंग करना बहुत आवश्यक बन जाता है। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं उत्तराखंड महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कंडवाल जी से। अध्यक्ष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड में महिला नीति पर काम हो रहा है, पहला ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है, महिला नीति कब जारी होने की संभावना है? हमारी कोशिश है, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की एक कोशिश है कि उत्तराखंड बने 23 वर्ष हो गए हैं और यहाँ की नीति बननी बहुत आवश्यक है। अन्य राज्यों की को लेकर और राष्ट्रीय महिला नीति को लेके हम लोगों ने पूरा स्टडी की है। उसमें हमारे एनजीओ, सभी विभाग, सभी को लेके हमने ये नीति पे चर्चाएं की हैं। मुझे लगता है कि पहला ड्राफ्ट हमारा पहले तैयार हो चुका था। अभी हम फाइनल ड्राफ्ट एक जो बार फिर संशोधन के लिए और सारे उसमें क्या 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 चीज़ें और जुड़ सकती हैं, उन सब चीज़ों को लेके हम एक्सपर्ट के साथ हम लोग बैठे थे। पहले तो सबसे पहले जल, जंगल, जमीन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, पंचायत, एकल महिला और ट्रांसजेंडर, इन सब को लेकर बहुत अच्छे डिस्कस वहाँ पे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं और हम चाहते हैं, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग चाहता है, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यह नीति शीघ्र बने। हमारी कोशिश है कि हम अगस्त तक शासन को ये नीति सौंपें और शीघ्र ही इस नीति में बहुत सारी चीज़ें हैं। चाहे हम बॉर्डर एरियाज़ की महिलाओं की बात करें, बीच का पहाड़ी क्षेत्र की और प्लेन की, तो इन सभी का समावेश हम करके कि इन सभी का हित को देखते हुए कैसे रोजगार से जुड़े, कैसे ये अपने दिनचर्या में कैसे ये सशक्त हो, कैसे महिला सशक्त हो, इन सब को लेके ये नीति बनने जा रही है। तो उसमें लगातार हम लोगों का काम चल रहा है। तो निश्चित ही मुझे लग रहा है अगस्त तक हम शासन को सौंपेंगे। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और इस समय रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं उत्तराखंड महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कंडवाल जी।
और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष डोभाल जी। डोभाल जी, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश पे। सभी लिसनर को मेरा नमस्कार। माननीय अध्यक्ष जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या खास है महिला नीति में जिस पर राज्य में अभी कार्य होना बाकी था। महिला नीति में सबसे पहले तो स्वरोजगार से जोड़ने का, कि महिलाएं जो पहाड़ में रह रही हैं, और मुझे लगता है कि जो थोड़ा सक्षम होता है वो पलायन हो जाता है, लेकिन जो कि सक्षम नहीं होता वो ही पहाड़ में अभी रह रहा है। तो वो कैसे पलायन ना करे, वो कैसे उनको उनको रोजगार से जोड़ा जाए, कि स्वरोजगार से जुड़ें। और ये सब चीज़ों के लेके, और प्लेन के जो देहात की जो हमारी महिलाएं हैं, उन महिलाओं को हम अपने पैरों पे कैसे खड़ा करें, इन सब कई सारी चीज़ों के लेके बहुत विस्तृत मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ, कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट हमारे पास आए हैं, और निश्चित ही बहुत शीघ्र आपके सामने ये नीति आएगी। मैं आपसे मैम ये जानना चाहता हूँ कि इस बार जो महिला नीति का ड्राफ्ट हुआ है उसमें आपने सबसे बड़ा जो बिंदु रखा है ट्रांसजेंडर जो हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए रखा है। तो उस पर किस तरह का काम हो रहा है और किस तरह से उनको मुख्य धारा पे लाया जाएगा? असल में ट्रांसजेंडर का ये है, वो समाज का हिस्सा है। अब समाज का हिस्सा है तो आज क्या है, वो पढ़ रहे हैं। मेरे पास आए थे, कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने कहा हम वो, मुझे लगता है कि वो एक टेक्निकल कॉलेज से वो एजुकेशन ले रही हैं, और वो उनका कहना है कि हमें रोजगार से जोड़िए, हमें नौकरी चाहिए, हमें स्वरोजगार से जोड़ें। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है इसको लेके। तो महिला आयोग ने कहा कि ट्रांसजेंडर जब हमारा हिस्सा है तो उनके लिए भी कोई ना कोई नीति होनी चाहिए, उन्हें हमें कहीं ना कहीं उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होकर स्वरोजगार से उन्हें जोड़ना चाहिए। तो इसे लेकर भी हमने पहल की है कि उन्हें भी हम समाज का हिस्सा है ही, और मानते भी हैं। उनके लिए कुछ ना कुछ रोजगार की कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो शिक्षा ग्रहण भी कर रही हैं। तो ऐसा हम लोगों की सोच पंडित है। साहब, आप देख सकते हैं कि पूरा जो उत्तराखंड है उसमें भी बड़ी तेजी के साथ ट्रांसजेंडर जो हैं वो भी अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, किसी भी जगह पर हो, या समाज सेवा का क्षेत्र हो, ट्रांसजेंडर की भूमिका कहीं ना कहीं है। और इस नीति जो ड्राफ्ट बन रहा है उसका सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि उन लोगों को भी सोचा गया है। इसी के साथ साथ मैं एक थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हुए मैम से पूछना चाहूँगा। मैम, थोड़ा सा ये बताइए कि जो हमारे कैदी हैं, खासकर महिला कैदी, उनके लिए आप क्या काम कर रही हैं और किस तरह से उनको सुविधाएं पहुंचा रही हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। महिला कैदियों को लेके महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग भी और राज्य महिला आयोग भी, जितने हम लोगों के जेल हैं, और उन पे लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब जेल में पूरा महिलाओं की पूरी योजनाएं, महिलाओं की क्या सुविधाएं हैं, उन्हें क्या क्या, किस तरह से उनके साथ व्यवहार होता है, वो सारी चीज़ें, उनके बच्चों की क्या स्थिति है, उन सब चीज़ों को लेके हम गए। टिहरी जेल भी मैं गई थी। और अभी मैं पूरे प्रदेश के, हम लोग महिला आयोग, हमारे दोनों उपाध्यक्ष में हैं, हम लोग पूरे प्रदेश के जितने भी जेल, 11 जेल प्रदेश में हैं, उन जेलों में जाके हम पूरा निरीक्षण करेंगे, पूरी तरह कि क्या क्या सुविधाएं महिलाओं को दी जाती हैं, किस तरह, क्या, कहाँ पे कितना डेटा है, कितनी महिलाएं कहाँ पे हैं, क्या हैं। और वो सबसे अच्छी बात एक चीज़ है कि मैं अभी सुद्दों वाला जेल, तो महिलाओं द्वारा निर्मित बहुत सारी चीज़ें थी, जो कि वो चीज़ें वो खुद बनाती हैं, और फिर उसका पैसा उनके खाते में चला जाता है, कि कल अगर वो निकल के बाहर आती हैं, जेल से बाहर आती हैं, तो कम से कम उनके पास कुछ आर्थिक चीज़ें, कुछ आर्थिक मदद हो सकती हैं, वो भटक नहीं सकती हैं। इसलिए ये अच्छी बात है। इसलिए हम लोग पूरे जितने भी जेल हैं उत्तराखंड के, सबका निरीक्षण करेंगे, महिलाओं की असुविधा तो नहीं है किस तरह। तो इसलिए ये सब चीज़ों को लेके, और महिला थाना, अभी जी मैं जी, बताऊं कि महत्वपूर्ण बात। महिला थाना हो गया, महिला हेल्पलाइन होगी, महिला डेस्क हो गई। पूरे उत्तराखंड की सभी महिला थानों को लेकर, महिला हेल्पलाइन, महिला डेस्क को लेकर देहरादून में एक बड़ी कार्यशाला की थी, जिसमें स्वयं डीजीपी अशोक कुमार जी थे, राधा रतूड़ी जी थी, और माननीय हमारी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जी थी। हमने उन्हें कहा है कि आपके पास कोई भी महिला आती है, कोई पीड़िता आती है, तो आप उसकी सबसे पहले तो उसकी बात सुने, क्योंकि वह बेचारी होती है, उसके पास खर्चा भी नहीं होता है, और क्या है, थाने में बार बार ना भटके हैं। इसलिए उसकी एप्लीकेशन लीजिए। आप अगर आपको लगता है कि सही और गलत की, उसकी जांच कीजिए, लेकिन महिलाओं को भटकने ना दें। तो इसलिए हम महिला आयोग की प्राथमिकता रहती है, और रोज का हमारा रहता है
हर थाने एसएसपी सबसे हमारी लगातार बात होती रहती। कहीं भी कोई महिला परेशान होती है तो तुरंत वो हमें कॉल करती है, तुरंत ही मैं वहाँ पे संबंधित एसएसपी, उसे लगता है कि मुझे लगता है कि एसएसपी वहाँ तक पहुँचाने में देर लगे तो संबंधित थाने को भी मैं तुरंत कॉल करती हूँ कि इस महिला की बात सुने, इसको सुने। ठीक है, आपको लगता है गलत सही जो भी है उसका निस्तारण हो जाएगा, जाँच हो जाएगी, लेकिन उसे भटकने ना। मैम, कौशल विकास से आजीविका की बात हमेशा की जाती है। राज्य में महिलाओं के संदर्भ में ये बात कितनी कारगर साबित हो रही है? ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, तमाम सारी महिलाओं की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे महिलाएं लाभ उठा रही हैं। लेकिन महिला नीति में भी विशेषकर हमने फोकस रखा है कि महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हों, कैसे उनके लिए किस तरह से हम स्वरोजगार उन्हें उपलब्ध कराएं। और विशेषकर जेलों में मैंने देखा है, अभी मैं जब सुद्दोवाला गई थी, मैं टिहरी गई थी, तो वहाँ पे महिलाएं जैसे अपने स्वरोजगार कर रही हैं। और क्योंकि उनका फिर उसी चीज़ में नहीं रहता है कि वो क्या कुछ गलत करके जेल में आई हैं। उनका ध्यान पूरी तरह से दूसरी तरह रहता है कि हमने ये काम करना है, हमने ये चीज़ सीखनी है। तो उनके द्वारा बनाए बैग देखे, बहुत सारी चीज़ें, पेंटिंग देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। और जब मैंने उनसे जानकारी ली तो उन्होंने कहा इनका जो पैसा होता है इनके हम खाते में डालते हैं। तो ये भी चलो अंदर है तो कम से कम ऐसे नहीं है कि वो टेंशन में हो या प्रेशर में हो, वो कम से कम काम में लगी तो उनका ध्यान भटका है। जो भी गलती उनसे हो गई वो हो गई, लेकिन भविष्य में जब वो बाहर निकले तो वो कम से वो एक तो आर्थिक रूप से थोड़ा सक्षम रहेंगी, उनके खाते में पैसा रहेगा, फिर से अपने को आपको समाज में अपने आप को स्थापित कर सकती हैं। तो ये सोच को लेकर हम प्रत्येक जेल में हमारा इसीलिए जाना भी है कि महिलाएं अपना स्वरोजगार से जुड़े और महिलाओं को क्या क्या प्रशिक्षण वहाँ पे दिया जा रहा है वो सब देखने के लिए, वो जानने के लिए भी हम लोग ये आगे कार्यक्रम जारी करें। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो समस्या है यंग जनरेशन को होती है, ख़ासकर लड़कियों को होती है। स्कूलों में टॉयलेट की व्यवस्था उस तरह से पूरी तरह नहीं होती है। कॉमन टॉयलेट होते हैं, कितनी बार टॉयलेट की स्थिति इस तरह नहीं होती कि लड़कियाँ कंफर्टेबली वहाँ जा सकें। आपने अभी कुछ समय पहले ही ऋषिकेश डिग्री कॉलेज में भी विज़िट करी थी और वहाँ एक अच्छा-सा टॉयलेट आपके कारण बना है। तो इस तरह की जो आपने सोच ली है, उसको कैसे आगे बढ़ा रही हैं और किस तरह से लड़कियों को इस तरह की सुविधा जो है, खासकर पिंक टॉयलेट की बात करी थी। पांडे जी ने अभी बताया भी था हमें थोड़ी देर पहले कि पिंक टॉयलेट पूरे उत्तराखंड में जो है वो हर कॉलेज में हर जगह पर उपलब्ध होने चाहिए जिससे महिलाओं को एक सुविधा मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही बड़ी सोच रही है कि शौचालय बहुत जरूरी है और विशेषकर महिलाओं के लिए शौचालय। और मेरा खुद का मेरा फोकस भी शौचालय है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं ऋषिकेश हूँ या अभी उधम सिंह नगर के कई विभिन्न इंटर कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में, अभी देहरादून के डिग्री कॉलेज में, कई जगह में गई और सबसे पहला मेरा रहता है कि शौचालय। मैं किसी विभाग के भी मैं भी औचक निरीक्षण करती हूँ तो मैं शौचालय देखने जाती हूँ। मैं हॉस्पिटल में भी जाती हूँ तो पहले शौचालय कि वहाँ पे जो महिलाएं आती, जो रोगी महिलाएं आई हैं, उनके लिए शौचालय कितना साफ सुथरा है कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से ही और बीमारियाँ। तो ये मेरी प्राथमिकता है और आयोग की भी प्राथमिकता है कि शौचालय साफ सुथरे होने चाहिए। और डिग्री कॉलेज हो, इंटर कॉलेज हो, उसमें पूरी तरह व्यवस्था हो, सैनिटरी पैड की, वो सारी चीज़ें निरीक्षण करती हूँ। अभी जेल में भी जब मुझे एक जानकारी मिली थी कि सैनिटरी पैड की दिक्कत है तो मैंने पूरा देखा, तो पूरा उन्होंने मशीन पूरी लगा रखी थी, तो मुझे अच्छा लगा। महिलाओं ने भी अपने आप से बोला कि हमें कोई असुविधा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरा एक चीज़ और मैं बोलती हूँ, आपके माध्यम से बोलना चाह रही हूँ कि जितने भी उत्तराखंड जो भी विभाग हैं जहाँ पे चाहे फैक्ट्रियाँ हैं, कोई महिला 5 या 5 से अधिक काम कर रही हैं, वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी अनिवार्य रूप से बनी होगी। अगर कहीं नहीं बनी होगी तो हम जिलाधिकारी के माध्यम से वहाँ पे निश्चित ही हम कहेंगे कि यहाँ पे फाइन इन पे करो। क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे जगह विभागों को देखा है, बहुत सारे विभागों के केसेस हमारे पास आए हैं। कोई किसी तरह का मेंटली हैरेसमेंट है, कोई किसी तरह का है, तो आनन फानन में तब वो इंटरनल कमेटी बनती है। वो कमेटी पहले से बनी, अनिवार्य रूप से बनी होनी चाहिए। इसके लिए हमने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी जारी कर दिए हैं। कि और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि
शौचालयों के लिए भी हमने समस्त जिलाधिकारियों को ले पत्र बनाया है कि जो भी सुलभ शौचालय होते हैं वो तो उसमें महिला को प्राथमिकता देकर और उनसे शुल्क उतना ही शुल्क लेकर कि जो मिनिमम होता है वो लेकर ही और साफ सुथरे वहाँ पे शौचालय अलग से, वो पिंक शौचालय जिस तरह से बने हों तो महिलाओं के लिए कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये हम लोगों के आयोग की प्राथमिकता है। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, और इस समय रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान उत्तराखंड महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कंडवाल जी। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि असंगठित क्षेत्र के बारे में। असंगठित क्षेत्रों में बहुत सारी महिलाएं कार्य कर रही हैं, कुछ महिलाएं घरों में काम करती हैं। बात होती है उनकी सुविधाओं की, बात होती है मिनिमम वेजेस की। इसकी जो मॉनिटरिंग है, आयोग किस तरह से मॉनिटर करता है? असंगठित क्षेत्रों में बिल्कुल हमारा ध्यान है। असंगठित क्षेत्रों में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनका, वो जो भी काम कर रही हैं उनका लाभ उन्हें कैसे मिले। महिला आयोग इसे अपनी नीति में भी लेके आ रहा है कि किस तरह से हम उन महिलाओं को रोजगार और उनका जो भी वो काम कर रही है उन्हें बाजार मिले। दूसरा, बहुत सारी चीज़ों को लेके, मतलब ये सारी चीज़ों को लेके हम काम कर रहे हैं कि वास्तव में असंगठित वाली क्षेत्रें अपने आप को ये न लगे कि हमारे पे कोई इस तरह का मतलब अपने आप को टेंशन में ना आए या प्रेशर में ना आए, इसलिए उसके लिए भी कोशिश की। इस नीति में हमने कोशिश की है। आपने मानदेय की अगर हम बात करें, जितने फैक्ट्रीज हैं, जितने कारखाने हैं, वहाँ मानदेय में जो दिखाया जाता है सरकार को, उससे कम उनको मिलता है। क्या इसके लिए भी महिला आयोग पे शिकायत लगातार आती रहती हैं? क्या आप इसकी मॉनिटरिंग करने जा रही हैं, एक स्पेशल पैकेज जो होता है वो महिलाओं को मिले? बिल्कुल, इस चीज़ को लेके हम लोगों ने अभी कुछ जगह ऐसा है, फैक्ट्रियों में हमारी उपाध्यक्ष भी गई हैं और स्वयं मैं भी जाती हूँ, और उसमें हम ये देखते हैं कि वास्तव में महिलाओं से कितने घंटे काम लिया जाता है और उसके बदले में मानदेय कितना दिया जाता है। इसके लिए भी इसको नीति में भी ये पॉइंट आया है, और इसको हम विशेष फोकस कर रहे हैं अभी कि फैक्ट्री में महिलाओं का कितना शोषण हो रहा है, कितना उनको कितने घंटे उनसे काम लिया जाता है और कितनी उन्हें मानदेय दिया जाता है। ये इसे लेके हम लोग भी काम कर रहे हैं। और अभी भी हमारी उपाध्यक्ष भी गई थी, उसका मुझसे लगातार कांटेक्ट था, तो मैंने कहा वो अभी उधम सिंह नगर में, तो काशीपुर वगैरह में, रुद्रपुर वगैरह में जो फैक्ट्रियाँ हैं, तो मैंने कहा तुम जाओ, देखो, निरीक्षण करो कि यहाँ पे क्या है। तो जो अगर कहीं भी कुछ होगा तो तुरंत ही हम लोग उसके लिए आयोग की तरफ से जो भी होगा उसमें हम प्राथमिकता से जितने भी इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उनके ओनर जो भी हैं उनके साथ बैठ के एक बार, और कि वास्तव में महिलाओं का शोषण ना हो, किसी भी तरह का शोषण ना हो, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक। तो महिला आयोग इन सब में काम कर रहा है। मैं एक इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, क्योंकि उत्तराखंड मातृशक्ति का प्रदेश रहा है। इसका जन्म ही माताओं द्वारा पूरे संघर्ष को लेकर किया गया है। लेकिन अभी ये देखने की, अभी हम जैसे फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, कारखानों की बात कर रहे हैं, तेजी के साथ उत्तराखंड का विकास हो रहा है, नई नई चीजें यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन यहाँ जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनके लिए बसों की सुविधा या इस तरह की जो सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे महानगरों में हम देखते हैं महिला स्पेशल बोगी या इस तरह की, क्या सिटी बस वगैरह में कोई महिलाओं के लिए कोई ऐसी योजना नए ड्राफ्ट में आ रही है, या क्या कोशिश कर रही हैं आप? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है ये। हम लोगों ने ये भी नीति में रखा है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं वो स्वतंत्र होकर, अगर वो देर रात भी आ रही हैं या कैसे भी आ रही हैं, तो वो अपने सुरक्षित भाव से आए। तो इसमें कोई ना कोई व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए बस की अलग से, उसको लेके भी हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित ही देखते हैं कितनी हमें बहुत सफलता मिल पाएगी। एक बात आपने कही है कि कार्यस्थल पर सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की बात आपने कही है। ये कमेटी बनी भी है, कई जगह बनी है, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी बनी है और कॉर्पोरेट में भी बनी है, कई जगह बनी है। इसको मॉनिटर कैसे किया जाता है? जैसे हमारे पास केसेस आते हैं, वो किसी तरह का भी हैरेसमेंट हो, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे वो किसी तरह का उत्पीड़न हो महिलाओं के साथ, विभागीय कई केसेस हम सॉर्ट आउट कर भी रहे हैं और हो भी रहे हैं। उसमें हमने पहले तो पत्र जारी किया है प्रत्येक जिलाधिकारी को, प्रत्येक विभाग से ये रिपोर्ट लें कि आपने जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी आपकी जो बनी है वो बनी महिला आयोग को आप दें। तो हम ले रहे हैं, उसमें हम सभी विभागों से हम अपने वो जो इंटरनल कमेटी है उससे हम लोग महिला आयोग में मांग रहे हैं, क्योंकि फिर जैसे ही कहीं से भी कोई चीज़ किसी तरह से महिला की कोई दिक्कत होती है तो हमारा महिलाओं से कहना होता है पहले आप इंटरनल कमेटी में अपनी बात रखें, महिला आयोग आप बाद में आए
अगर नहीं बनी होगी तो पता चल जाएगा, फिर उन्हें उसी तरह से उनको उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी कि वास्तव में आपने कमेटी बनाई या नहीं बनाई। तो ये लेके हम कर ही रहे हैं, साथ साथ सभी चीज़ों को लेके हम महिला आयोग काम कर रहे हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। और इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं उत्तराखंड महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कंडवाल जी से। महिला आयोग और महिलाओं से संबंधित जो भी विभाग हैं, और सभी विभाग लगभग जागरूकता की मुहिम चलाते हैं, और महिला सुरक्षा की बात हमेशा कही जाती है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो कार्यस्थल पर हो, चाहे वो सार्वजनिक स्थान पर हो। घरेलू हिंसा की बात अक्सर उठती रही। महिला आयोग के सामने घरेलू हिंसा के जो मामले हैं वो बढ़े हैं या घटे हैं? ऐसा है कि घरेलू हिंसा के मैं बताऊं कि अभी जागरूकता काफ़ी महिलाओं में आई है। अब महिलाएं दब के नहीं रहती हैं, अब वो अपनी बात रखने में सक्षम हो गई हैं। पहले तो उन्हें लगता था कि अरे घर की बदनामी होगी, परिवार की बदनामी होगी, बेचारी वो सहती रहती थी। लेकिन अभी मैंने देखा है कि अभी महिलाएं बड़ी बात रखने बाहर आ रही हैं, जब देख रहे हैं कि भाई बिल्कुल असहन परिवार अब बिल्कुल इस कगार पे आ गया है कि अब वो महिला सहन नहीं करेगी, तो वो आयोग के पास। और सबसे बड़ी बात है कि आयोग ऐसा है कि हमारा काम परिवार को जोड़ने का होता है। हमने बहुत सारे परिवार जोड़े हैं। हाँ, एक बार लोग डरते हैं और ये आयोग चले गए, हम कहते हैं आयोग में आओ, नहीं हम कहीं पेपर में देते नहीं, हम पहले एक कोशिश करते काउंसलिंग करके कि ये परिवार बना रहे। बहुत ही अगर स्थिति ऐसी लगती है कि अब तो बिल्कुल नहीं है, तो तभी हम उनको डिवोर्स के लिए बोलते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी कोशिश रहती है कि ये परिवार बना रहे, उनकी काउंसिल उन्हें समझा के। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें कि वो फिर से पति पत्नी और बच्चा ठीक से रहने लगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि जब बच्चा हो जाता है ना, तो बच्चा माँ बाप की लड़ाई को देख के सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में बच्चा रहता है। और इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि पहले उस परिवार को जोड़ने की, कि वो परिवार जुड़े। तो ये कोशिश हमारी जारी है। आप तो लगातार इस तरह के मामलों की सुनवाई करते रहे हैं, घरेलू हिंसा के मामलों की सुनवाई आप लगातार करते रहे हैं। जब कोई एक परिवार फिर से जुड़ जाता है, फिर से आबाद हो जाता है और आपसे कहते हैं थैंक यू, कैसा महसूस करते हैं? बहुत सुंदर, बहुत लगता है कि हमने कुछ, मतलब ये लगता है, अपने आप को लगता है कि अगर ये हमें सरकार में ये अवसर मिला, इस पद में रहने का अवसर मिला और हम किसी को परिवार को जोड़ पाएँ, इससे बड़ी खुशी तो कुछ हो ही नहीं सकती है। कि अगर वो परिवार जुड़ जाता, आते हैं हमारे पास जी। हाँ आते हैं, हमने कहा हमें आप कांटेक्ट कीजिए, आप टेलीफोन कीजिए कि बताइए। तो कई सारे ऐसे परिवार हैं जो कि फिर से रहने के, हम ठीक रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, ये कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैं आपको बताऊं, नशा बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या है कि नशे में पति पत्नी को मारता है। वैसे तो वो ठीक रहे, जब वो नशा करता है, और नशा भी इतना करता है कि बस, ज़्यादातर अभी जो केसेस आ रहे हैं वो नशे वाले बहुत आ रहे हैं कि लड़का पति नशा कर रहा है और फिर पत्नी को पीट रहा है। तो वो थोड़ा सा वो बड़ी उसकी बात है कि वो नशा, अगर उसका नशा छूट जाए। अभी परसों का एक केस है, मैंने उसे बोला भाई अकेले सिर्फ तुम्हारे कारण से 2-2 3-3 परिवार बर्बाद है तुम्हारा, तुम अगर नशा छोड़ दोगे ना, तुम बिल्कुल खुशहाली जैसा जीवन। वो कहता कि मुझे रहना है अपने परिवार के साथ, लेकिन वो कहती है मैं कैसे रहूंगी, ये तो मुझे मारता रहता है, पीटता रहता है। तो इसलिए ऐसा है कि अगर वो नशे को छोड़ दे, कोशिश करे, एक बार कोशिश करे, तो दोनों फिर मुझे लगता है फिर से। और वो गया है, बोल के गया मैं नशा छोड़ूंगा, तो अच्छा लगा कि मैंने कहा नशा छोड़ेगा तो फिर 1 महीने का हमने समय दिया कि 1 महीने बाद तुम आओगे, फिर तुम दोनों को साथ रहने के लिए हम कहेंगे। पहाड़ों पे बड़ी दिक्कत आती है, महिलाएं अपनी आवाज आप तक नहीं पहुंचा पाती हैं। जिस तरह मैं देखता हूं आपकी कार्यशैली को, जिस तरह देखा है कि आप एकदम फील्ड में पहुंच जाती हैं, एकदम उन महिलाओं के लिए तत्पर रहती हैं, ना रात देखती हैं ना दिन देखती हैं। तो किस तरह से महिलाएं, पहाड़ की महिलाएं जो हैं वो आप तक पहुंचे और किस तरह से उनका समाधान हो समस्या का? सबसे पहले तो मैं खुद पहाड़ों में जा रही हूँ। मेरा कार्यक्रम हिंडोला खाल में है, और अभी मैं लमगांव की महिलाओं के साथ गई थी। उससे पहले टिहरी के गजार क्षेत्र में मैं महिलाओं के साथ गई थी। पौड़ी के मैं इंटीरियर, ये सारे इंटीरियर जगह में गई थी। और मेरा महिलाओं से कहना है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं। अगर आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, और अपना नंबर तो मैं सबको दे के आती, और वैसे भी सबको मेरा नंबर मिल ही जाता है, और फिर हम लोग उनकी बात सुनते हैं। अगर हमें लगता है कि दूर की है, संबंधित थाने से ये बात हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो संबंधित थाने को हम कॉल करते हैं कि उनकी इस महिला की बात सुने। लेकिन अभी हम जन जागरण कार्यक्रम हम कर रहे हैं, अवेयरनेस के कार्यक्रम हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन अभी भी कर ही रहे हैं
कि किस तरह से महिलाएं जागरूक हों। हर क्षेत्र में महिलाओं को जागरूकता के कार्यक्रम हाँ महिला आयोग भी कर ही रहा है। और लेकिन ज़्यादातर महिलाएं, अब मुझे लग रहा कि जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की हैं उनकी आवाज़ हम तक पहुंच जाती है। कहीं ना कहीं से मेरा नंबर उन्हें मिल जाता है और आयोग का नंबर भी मिल जाता है। तो आयोग व्हाट्सएप के माध्यम से कि हाँ मत आओ, आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं, आप व्हाट्सएप के माध्यम, मैं खुद अपने मोबाइल में व्हाट्सएप के माध्यम से मंगाती हूँ। और आयोग का नंबर भी उससे भी व्हाट्सएप के माध्यम से हम मंगाते हैं। हमारा मेल आईडी है, उसके माध्यम से हम लोग ये सारी चीज़ें मंगाते हैं। फिर जब लगता है कि हमें बुलाना है तो हम बुलाते हैं। अगर हमें लगता है जांच करना है डीएम के माध्यम से, एसएसपी के माध्यम से, तो फिर हम जांच के लिए भेज देते हैं। तो महिला ज़्यादा परेशान न हो, ये हमारी कोशिश रहती है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका फ़ोन नंबर जिस पर कोई भी महिला किसी भी स्थिति में जब उनको कठिनाई हो रही हो और आपसे बात करना चाह रही हो। हमारा एक नंबर है जिसमें आप कॉल भी कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस नंबर को आप सभी नोट कीजिएगा, 8126774374। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा और निश्चित ही हम लोग उस कंप्लेंट को दर्ज करते हैं, रजिस्टर्ड हो जाती है और उसमें कार्रवाई भी शुरू हो जाती है। माननीय अध्यक्ष जी ने एक नंबर बताया है, हम सभी मातृशक्ति के लिए ये नंबर है कि आप कभी भी किसी विपरीत परिस्थिति में हैं, आप किसी दिक्कत में हैं, आप महिला आयोग को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं ये नंबर आपको बता रहा हूँ, 8126774374। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, 8126774374। यह महिला आयोग का नंबर है। शक्ति जब भी किसी भी दिक्कत में हो, जब भी वो महिला आयोग से संपर्क करना चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एक सवाल अक्सर उत्तराखंड में गूंजता है कई बार, गर्भवती महिलाओं के मामलों में जो सुदूर इलाकों में रहती हैं पर उनको स्वास्थ्य सुविधा उस समय नहीं मिल पाती है, चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है और कई बार वो मृत्यु का शिकार भी हो जाती हैं। ऐसे मामले अक्सर उत्तराखंड में आते रहे। आयोग की क्या नीति है, आयोग इस दिशा में क्या कर रहा है? इसमें मैं खुद अभी उत्तरकाशी और देहरादून के हॉस्पिटल में जब मुझे जानकारी मिली कि वहाँ पे बहुत भीड़ है, एक एक बेड में दो दो लोग हैं, तो मैं स्वयं गई थी देखने। मेरी बात भी हुई स्टाफ से। तो ऐसा है क्योंकि ये देहरादून मुख्यालय है तो प्रेशर उसमें काफ़ी रहता है। तो मैं गई थी। तो ऐसा नहीं है, महिलाओं के लिए सुविधाएं भी धीरे धीरे और अच्छे माध्यम और अच्छे तरीके से की जा रही हैं। और जहाँ तक उत्तरकाशी में जैसे कि अब उस तरह से कि डॉक्टर नहीं है और तुरंत हमने डीएम और एसएसपी से डीएम से बात करके कि इस तरह से भाई प्रत्येक हॉस्पिटल में कोई ना कोई इस लेडी डॉक्टर होनी चाहिए। और कुछ इस तरह, बल्कि हम लोग भी अपनी नीति में भी इस तरह से लाएंगे। जो कुछ नर्स होती हैं, जो हमारी गांव की दाइयाँ होती हैं, उन्हें प्रशिक्षण वैसे भी दिया जाता है कि इस तरह से उन्हें प्रशिक्षित किया जाए कि कोई किसी महिला को इस तरह से उसका जीवन, उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, तो समय से उसकी देखभाल हो जाए। तो ये कोशिश हमें, और इस सब चीज़ों को लेके हम नीति में भी आ ही रहे हैं।